तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, विलेयन सॉल्यूशन। ओके। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके। तो देखो बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म मींस विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। समझ गए बच्चों कि विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये अणु के आकार पर, भार आदि से स्वतंत्र होते हैं। मतलब अणु छोटा है या बड़ा है, इनमें इनके आकार का, भार का अणुसंख्यक गुणधर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे NaCl का मान लो हम एक मूल पानी में घोल दें और उसके अणुसंख्यक गुणधर्म है X, जब वो वियोजित मान लो ना हो। एक मोल NaCl हम पानी में घोले और वो बिल्कुल वियोजित ना हो और ये माने कि अणुसंख्यक गुणधर्म है X, लेकिन अगर वो 100% वियोजित हो जाए, मींस Na+ और Cl एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाए, तो अब अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाएंगे 2x। इससे कोई मतलब नहीं कि NaCl का भार अलग था और Na+ और Cl का भार अलग अलग। तो ऐसे गुणधर्म ही कहलाते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। इन्हें प्रजातांत्रिक गुणधर्म भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जनसंख्या होती है, प्रजातंत्र में जनसंख्या देखी जाती है, तो जनसंख्या काउंट की जाती है। ठीक है। अब चाहे व्यक्ति छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, लिया एक यूनिट ही एक व्यक्ति को। तो इस तरह से जनसंख्या या प्रजातंत्र व्यक्ति के आकार, भार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी संख्या पर निर्भर कर रही है। और बिल्कुल ऐसे ही विलयन के गुणधर्म जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अगर कण कम हो जाते हैं तो अणुसंख्यक गुणधर्म कम हो जाएंगे, अगर कण बढ़ जाते हैं तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ जाते हैं। तो ऐसे गुणधर्मों को बोला गया है अणुसंख्यक गुणधर्म। ये 4 प्रकार के हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। पहला होगा वासदाव अवनमन एवं आपेक्षिक अवनमन। मतलब वासदाव में अवनमन और इसमें आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वथनांक। ठीक है। उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी। तीसरा होगा हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। हिमांक में मतलब कमी। और चौथा है परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, जिसका सिंबल होगा जिसका सिंबल है पाई। तो इस तरह से हमें ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म डिस्कस करने हैं। इनमें जो ऑब्जेक्ट आता है कि इनमें से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो ध्यान रखें वाष्प दाब, क्वथनांक, हिमांक, परासरण, ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब में कमी आना, क्वथनांक में वृद्धि होना, हिमांक में कमी होना, परासरण दाब, ये है अणुसंख्यक गुणधर्म 4। ओके, एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम पहला लेते हैं वाष्प दाब अवनमन, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो बच्चों, मैंने आपको विलयन के वेपर प्रेशर में बताया था कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो उसी विलायक में अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और उसी विलायक में अगर एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उस विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो यही डिफरेंस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर है वही है बच्चों क्या, वाष्प दाब अवनमन। ये जो विलयन बनेगा, ये विलयन इसी विलायक में, इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद जो विलयन बन रहा है उसके वाष्प दाब को लिया जाता है। समझ गए ना कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0A एवं विलयन के वाष्प दाब PA का अंतर वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। मींस वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P से व्यक्त करेंगे। तो विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, P0A जिसे हम व्यक्त कर रहे हैं, और विलयन का वाष्प दाब PA। तो डेल्टा P इक्वल टू P0A माइनस PA।
वासदाव अवनमन जो है एक अणु संख्या गुणधर्म है, इसे हम किससे प्रूफ करेंगे? राउल्ट्स लॉ से। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसको बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब किसी के सापेक्ष कितनी कमी आई, मतलब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जो था उसके सापेक्ष वाष्प दाब में कितनी कमी आ गई विलयन बनने से, इसी सापेक्ष वैल्यू को बोला गया है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। मींस हम जो वाष्प दाब अवनमन है उसको डिवाइड कर दें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। बात क्लियर है कि वाष्प अवस्था में, ठीक है, कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ उसको किससे विभाजित कर दें बच्चों? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, तो ये आएगा अपेक्षिक अवनमन। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रतिशत कमी निकल आएगी कि कितने प्रतिशत कमी हो गई वाष्प दाब में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये एक अणु संख्यक गुणधर्म है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये किस तरह से अणुओं की संख्या से रिलेटेड है। तो देखो राउल्ट नियम से आपने पढ़ा है कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और एक रिलेशन है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस क्या बच्चों? एक्स बी। मतलब इस संबंध को मैं विलेय की मात्रा के सापेक्ष ले लूं तो एक्स ए की जगह मैंने रख दिया 1 माइनस एक्स बी, तो हो गया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। मतलब ये कह रहा है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ब्लैक के मूल प्रभाज, ये क्या है बच्चों? ब्लैक का मूल प्रभाज। तो ये देख रहे हैं आपकी ब्लैक का मूल प्रभाज चूंकि मूलों की संख्या से रिलेटेड है, तो इस तरह से वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन सीधा सीधा दिख रहा है ब्लैक के मूल प्रभाज के समानुपाती है, और ठीक है सर इक्वल है। और वाष्प दाब में अवनमन निकालें तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी, इस तरह से। मीन्स यहां पर मैंने पी नॉट ए एक समानुपाती स्थिरांक के रूप में ले लिया, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वाष्प दाब में जो अवनमन है वो ब्लैक के मूल प्रभाज के समानुपाती है और अपेक्षिक अवनमन मूल प्रभाज के बराबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अपेक्षिक अवनमन है या वाष्प दाब अवनमन है एक अणु संख्यक गुणधर्म है। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल टू X2 या XV1 अपॉन XV2। तो अगर हमें दो वाष्प, ठीक है, हमें दो विलेय के दो मूल प्रभाज दे दिए जाएं और एक वाष्प दाब में अवनमन दे दिया जाए तो दूसरा हम इस संबंध से निकाल सकते हैं। ये है, तो ये सीधा दिख रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन मूल प्रभाज की क्या है बच्चों? विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती। तो इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि 0.2 मूल प्रभाज था तब वाष्प दाब में अवनमन 10 mm का हो रहा है, अगर 0.4 कर दे एक्स बी की वैल्यू तो डेल्टा P2 क्या होगा? तो बस इस रेशियो से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर और आगे बढ़े कि अणु संख्या गुणधर्म जो है बच्चों वो तनु विलयनों के लिए होते हैं। तनु विलयन वो होते हैं जिनमें मैं बता दूं वेट वॉल्यूम परसेंटेज लेस देन 5% होता है। मतलब है कि विलयन में ये विलय की मात्रा और ये विलयन का आयतन, तो इनका जो परसेंट निकाला जाए वेट वॉल्यूम परसेंट वो लगभग 5% से कम होता है, तो इनको बोलते हैं तनु विलयन, ठीक है। तो तनु विलयन जब हो तब हम वहां पर जो विलायक है उसके मोल बहुत ज्यादा होते हैं और विलेय के मोल बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में Na प्लस Nb इक्वल टू Na रख दें, तो XB इक्वल टू होता है Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो विलयन में कुल जो मोल हुए विलेय और विलायक के, उसमें हम केवल विलायक के मोल ले लें तो XB की जगह हम रखेंगे Nb अपॉन Na। तो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू Nb अपॉन Na।
ये तनु विलयन के लिए संबंध है, जब विलयन का सामर्थ्य या उसका प्रतिशत जो है 5% से कम हो। अगर सांद्र विलयन है जिनका वेट वॉल्यूम 5% से ज्यादा है तो P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए का यही संबंध लेंगे। हम इसमें विलय के कणों को निग्लेजिबल नहीं करेंगे और इस संबंध को ऐसा भी लिखा जा सकता है P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये इसी का ही दूसरा रूप है। ऐसा कहां से आ गया, मैं इसको यहाँ पे लिख दिया है मैंने, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मैंने यहाँ पर एन बी को निग्लेजिबल नहीं किया। और आगे बढ़े तो अगर हम पलट दें इस इक्वेशन को तो ऐसा लिख सकते हैं। और आगे बढ़े तो P नॉट ए अपॉन P नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी। तो P नॉट ए अपॉन P नॉट ए माइनस पी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी प्लस 1। इसको प्लस 1 कुछ तरफ ले आया मैं, तो ये यहां तक चलते जाए तो ये बचा हमारे पास पी ए, ठीक है, अपॉन P नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अगर हम पलट दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो अगर ऐसा लगता है आपको कि विलयन की सांद्रता 5% से ज्यादा है, अभी एक क्वेश्चन मैंने किया है जहां पर पीए का ही संबंध लिया है, सांद्र विलयन का ही संबंध लिया है, तब आपको विलय के मूलों को या तो आप इस इक्वेशन का यूज कर दें या फिर इससे सॉल्व करोगे। आप नीचे विलयन का वास्तव लेना है, ना कि विलायक का। लेकिन अगर तनु विलयन है तो इस संबंध का यूज करेंगे। यहां पर एन ए विलायक के मूल है, विलायक की मात्रा डब्ल्यू ए, ठीक है। यहां पर हम जो है यह हो जाएगा विलायक की मात्रा डब्ल्यू ए अपॉन विलायक का अणुभार एम ए, और एन बी है विलय के मूल, विलय की मात्रा डब्ल्यू बी अपॉन विलय का अणुभार। यहां पर विलायक नहीं, यहां पर आएगा क्या बच्चों, विलय का अणुभार एम बी। तो हमारे पास संबंध बना P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये संबंध विलय के अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है जब विलयन क्या हो बच्चों, तनु विलयन। तनु विलयन सांद्र विलयन में लेना है तो ये हो जाएगा P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन, बस यहां बदलना है, यहां P नॉट ए की जगह पी ए हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस संबंध से विलय का अणुभार निकाल सकते हैं, ठीक है, विलयन का वाष्पदाब निकाल सकते हैं। इस तरह से विलयन के वाष्पदाब एवं वाष्पदाब अवनमन में संबंध ध्यान रखें। विलयन का वाष्पदाब निकालना है तो P नॉट ए विलायक के वाष्पदाब में से अवनमन को माइनस कर दो तो निकल आएगा आपका विलयन का वाष्पदाब। अतः विलयन में विलय के मूल या मात्रा बढ़ने से डेल्टा पी बढ़ेगा तो वाष्पदाब घटेगा। मींस पीए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी, जिसका डेल्टा पी ज्यादा उस विलयन का वाष्पदाब कम होगा। इसका मतलब है हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस विलयन, ठीक है, कि अणुसंख्यक, ठीक है, गुणधर्म अधिक होंगे वहां पर वाष्पदाब जो है वाष्पदाब कम होगा। इस तरह ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। विद्युत अपघट्य एवं अन अपघट्य के लिए पीए तथा डेल्टा पी। तो देखो विद्युत अपघट्य आ जाए, विद्युत अपघट्य वो है जो टुकड़ों में टूट जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं, वियोजित। तो वहां पर अगर आपको तनु विलयन है तो आप इससे निकालोगे, वहां पर अणुसंख्यक गुणधर्मों की गणना करनी है, मतलब वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन P नॉट ए माइनस पी अपॉन P नॉट ए इक्वल टू आयोटा एन बी अपॉन आयोटा एन ए प्लस एन, आयोटा एन बी अपॉन प्लस एन ए। यहाँ आयोटा है 1/2 गुणांक, 100% वियोजन है तो आयोटा एन के इक्वल होगा, इससे कम या ज्यादा है तो आयोटा निकाला जाता है, वो हम आगे भी अभी संबंध में देखेंगे, ठीक है। एक रिलेशन भी होता है आयोटा का, ही बता दूं, आयोटा इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ये लगेगा अगर आपको प्रतिशत वियोजन दे रखा है, अल्फा इक्वल टू अल्फा परसेंट अपॉन क्या कर दोगे 100, और एन है वही देखो आप कणों की संख्या। अगर 100% वियोजन है अल्फा 1 हो जाएगा,
तो यहां पर आयोटा इक्वल एन आ जाएगा, मतलब जितने विद्युत अपघट्ट के कुल आयन है वही आयोटा रखना होता है। विद्युत अपघट्ट में अन अपघट्ट है तो आयोटा 1 होता है, वो वियोजित नहीं होते। तो अब अगर आपको कंपैरिजन करना है, आपको विद्युत अपघट्ट अन अपघट्ट के सॉल्यूशन दे रखे हैं और उनमें आपको पता लगाना है कि किसका डेल्टा पी ज्यादा है या किसका पी, तो ध्यान रखें डेल्टा पी निकालना है तो आयोटा इंटू मोलारिटी, मोलारिटी हो या मोलारिटी, आप यहां आयोटा से उसको मल्टीप्लाई कर दें और विलयन का प्रेशर निकालना है, पीए निकालना है। ठीक है, तो आपको ये संबंध लेना है आयोटा का इनवर्स रिलेशन, इस तरह से एम विलयन की मोलरता ले लें या मोलरता इससे संबंध, जैसे विद्युत अनपघट्ट होने पर आयोटा 1 होगा तो सीधा सीधा है डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैरिटी और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैरिटी, इस तरह से समझ गए ना। जैसे मैंने आपको दिया ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, इनकी मोलैरिटी बिल्कुल सेम है, तो ध्यान रखें इनके अणु संख्यक गुणधर्म, मतलब है इनके दाब और वाष्प दाब अवनमन समान होंगे। चाहे अपेक्षिक अवनमन भी पूछा जाए कि यहां पर आर एल वी पी भी दे रखा है, तो आर एल वी पी इसका इक्वल टू आर एल वी पी इसका इक्वल टू आर एल वी पी, मतलब है इनकी मोलारिटी, यहां पर इन सब का आयोटा कितना है बच्चों 1, तो मोलारिटी सबकी बराबर, तो कणों की संख्या बराबर, कणों की संख्या बराबर तो उनके सभी अणु संख्यक गुणधर्म भी बराबर, उनके प्रेशर बराबर होंगे, उनके वास्तव में अवनमन बराबर होगा, उनका रिलेटिव अवनमन भी बराबर होगा। तो विद्युत अनपघट्ट में मोलारिटी सेम है, तो चाहे कोई भी विद्युत अपघट्ट अनपघट्ट है, तो चाहे कोई विद्युत अनपघट्ट दिया गया हो, उनके वास्तव विलयनों के समान होंगे, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन समान होंगे या वास्तव अवनमन। ठीक है, अब दूसरा है कि यदि विलयन की सांद्रताएं दी हो, सामर्थ्यताएं दी हो, प्रतिशत दिया हो, तो यहां पर ध्यान रखना है विद्युत अनपघट्ट के लिए है ये कि डेल्टा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एम बी और पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम बी, मतलब जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका डेल्टा पी या फिर आर एल वी पी कम आएगा और प्रेशर ज्यादा आएगा। जैसे यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज 10 ग्राम पर लीटर 10 ग्राम पर लीटर 10 ग्राम पर लीटर घोल दिए गए, ये इनकी सामर्थ्यता स्ट्रेंथ दी हुई है। आप इनकी मोलारिटी निकालोगे तो 10/60 मोलर, ये 10/180 मोलर है ना, और ये 342 10/342 मोलर। तो सबसे जो ज्यादा मोलारिटी है वो किसकी दिख रही है आपको, यूरिया की, उससे कम ग्लूकोज, उससे कम सुक्रोज। तो जहां मोलारिटी सबसे कम या जिसमें विलेय का अणुभार सबसे कम है, तो सबसे कम विलेय का अणुभार कहां है बच्चों, यूरिया में, तो सबसे ज्यादा अणुभार किसमें है, सुक्रोज में। तो जहां अणुभार सबसे कम वहां डेल्टा पी सबसे ज्यादा, यूरिया का डेल्टा पी सबसे ज्यादा, फिर ग्लूकोज का हो गया, फिर सुक्रोज का। लेकिन अगर पीए पूछा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एमबी, तो यहां पर चूंकि अवनमन ज्यादा हुआ, वाष्प में अवनमन ज्यादा हुआ, तो विलयन का परासरण वाष्प दाब कम हो जाएगा, मतलब यूरिया का वाष्प दाब सबसे कम, फिर ग्लूकोज विलयन का ज्यादा और फिर सुक्रोज का, क्योंकि यहां पर सुक्रोज विलयन में वाष्प दाब में अवनमन सबसे कम हुआ है, इसीलिए सुक्रोज विलयन का वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। तीसरा है विद्युत अपघट्ट होने पर। अब विद्युत अपघट्ट आपको दिए गए हैं और मैं ये कहूं कि ये 100% वियोजित है, हम ये मान लें, ठीक है, तो 100% वियोजित है, तो हमें क्या करना होगा कि मोलारिटी बिल्कुल सेम ले ली जाए, जैसे ग्लूकोज, NaCl, CaCl2, AlCl3, K4, FeCN6, ठीक है, इन सब का 1 मोलर विलयन दिया गया है। लेकिन आयोटा देखें तो ग्लूकोज का 1, NaCl का 2, 2 आयन बनेंगे, CaCl2 में 3 आयन, इसलिए आयोटा 3, AlCl3 के 4 आयन, इसलिए आयोटा 4, और K4 FeCN6 में 5 आयन, इसलिए आयोटा 5। तो आयोटा इंटू एम का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा आयोटा इंटू एम, तो यहां पर लिखा है, आपने देखा है कि डेल्टा पी अगर देखना है तो आयोटा इंटू एम देखें और पी देखना है तो इनवर्स रिलेशन देखें। तो यहां डेल्टा पी ग्लूकोज का सबसे कम, NaCl का उससे ज्यादा, ग्लूकोज उससे ज्यादा, और इस तरह से सबसे ज्यादा डेल्टा पी जो है वो किसके लिए मिलेगा बच्चों, K4 FeCN6, तो रिलेटिव लोबरिंग भी इसी ऑर्डर में मिलेगी।
लेकिन अगर आपसे वाष्प दाब पूछे गए हैं विलयन के तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज का होगा, सबसे कम K4FeCN6 का। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लोबरिंग हो रही है। तो इस तरह से डिसाइड करना है आपको रिलेटिव लोबरिंग और विलयन के वाष्प दाब। अब हम कुछ क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जैसे 2% वेट बाय वेट, ठीक है, विलेय युक्त जली विलयन का वाष्प दाब 755 टॉर है तथा शुद्ध जल का वाष्प दाब 760 टॉर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विलेय का अणुभार क्या होगा? तो यहां देखो 2% बाय वेट, तो यहां का मतलब W भी 2 ग्राम है, तो WA हो गया 98 ग्राम, जो कि एक तनु विलयन है बच्चों, समझ गए ना। एक क्या है, बहुत ही तनु, 5% से भी कम है। P0 है 760, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड शुद्ध जल का वाष्प 100 डिग्री पर इतना होता है। PA आपको दे रखा है विलयन का वाष्प 755, बस हमें MB 18 और MA जल का अणुभार 18 विलायक का और MB हमें निकालना है। तो हमने यहाँ रखा 760 माइनस 755 और 760 तनु विलयन लेके WB रख दिया, MB हमें निकालना है, MA दे रखा है और W दे रखा है। तो आपने सॉल्व कर लिया, ये आया 55.8 ग्राम पर मोल। ओके, ठीक इसी तरह लिखा शुद्ध ईथर अणुभार 74 का वाष्प 293 पर 588 M बार है। यदि 10% बाय वेट बेंजोइक अम्ल का ईथर में विलयन बनाया गया तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? अब यहां देखो कि 10% बाय वेट, ये 5% से ऊपर है, इसलिए हम विलयन में सांद्र मान के, ये क्या हो गया बच्चों, सांद्र विलयन। तो हम इसमें विलयन का सांद्र विलयन लेंगे तो P0A माइनस PA अपॉन PA इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। तो MA दे रखा है 74, MB हमें 122 बेंजोइक एसिड का अणुभार, WB है 10 ग्राम, WA हो गया 90 ग्राम, P0A 588 और PA हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 510.7 mm। एक रिलेशन और है, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर और मूललता में संबंध। तो देखो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू दी XV और XV इक्वल टू जली विलयन में M अपॉन M प्लस 55.56। तो इस तरह से यदि जली विलयन का रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर 0.125 है तो मूललता क्या होगी? तो आपने निकाल दी मूललता इस तरह से जाके, ये आ गई हमारी मूललता 7.93। अगर कोई अदर विलयन दे रखा है, अदर सॉल्वेंट दे रखा है, तो यहां पर जहां 55.56 है, यहां पर हम 1000 पटा में विलायक का अणुभार कर देंगे। मतलब एक रिलेशन ये भी होगा RLVP इक्वल टू मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन WA, विलायक का अणुभार यदि कोई अन्य विलायक हो। ठीक है, देखो जल का तो क्या होता है, सॉरी W नहीं, यहां में आएगा MA, ठीक है। तो MA ये है विलायक का अणुभार, ठीक है। तो चूंकि जल है 18 हो गया तो वो हो गया 55.56, इसलिए ऐसा कर दिया। तो ये है कुल मिलाप के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और अवनमन का संबंध, अणु संख्या गुणधर्म। अगला जो हम लेंगे उसमें हम क्वथनांक उन्नयन के संबंध लेंगे, उसमें भी विद्युत अपघट्य अन अपघट्य रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो यहां तक आज के लिए बहुत है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।